अस्सलाम वालेकुम। आई एम करिश्मा सनिया, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। मैं आज बात करना चाहती हूँ सेरिब्रल पाल्सी पे कि सीपी चाइल्ड क्या होता है, कैसे होते हैं और उनके सिम्टम्स क्या होते हैं और उनको किस तरह की ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, कब होती है और उनको किस तरह से जो है वो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट डील करती हैं। So let's talk about different aspects of cerebral palsy. Cerebral palsy का मतलब है कि आम ज़ुबान में अगर ये कहा जाए कि वो बच्चे जिनका पैदाइश के वक्त किसी भी वजह से कोई प्रॉब्लम होता है और वो उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो कम ऑक्सीजन की वजह से उनके ब्रेन का जो फंक्शनिंग है वो डैमेज हो जाती है, ब्रेन डैमेज हो जाता है। सेरिब्रल पाल्सी जो है वो कॉज करती है पैदाइशी फॉलेज को और उसकी वजह से वो बच्चे जो हैं वो उनमें डिसेबिलिटीज़ नज़र आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डिसेबिलिटीज़ का मतलब ये है कि वो जिस्मानी और ज़हनी माजूरी का शिकार हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि बच्चों में जिस्मानी या ज़हनी माजूरी की जो नौइयत है वो बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है या दरमियाने में है, यानी माइल्ड, मॉडरेट या सवियर केसेस भी देखने में आते हैं। जैसे कि सेरिब्रल पाल्सी के अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो उसमें ये देखा गया है कि बच्चों की जो मोटर फंक्शनिंग है, उनकी मोटर मूवमेंट्स हैं जो उनकी वो डैमेज होती हैं, लिमिटेड होती हैं या कंप्रोमाइज्ड होती हैं। सो उसमें ये होता है कि बच्चा जो है वो या तो आम तौर पर जैसे बच्चे 6 से 8 महीने में वो बैठना शुरू कर देते हैं, गर्दन संभाल लेते हैं, चलना शुरू कर देते हैं 10-11 माह की उम्र में, और इसी तरह क्रॉलिंग उनकी जो है वो 9-10 मंथ्स में या 8 मंथ्स से उनकी स्टार्ट हो जाती है। ये वेरी करता है, हर बच्चा डिफरेंटली अपने माइलस्टोन्स को जो है वो अचीव करता है और उनको मीट करता है। तो अगर इससे भी कहीं ज़्यादा हो जाए, यानी बच्चा जो सेरिब्रल पाल्सी के साथ है, जो सीपी बच्चा है, उसकी जो माइलस्टोन्स हैं वो और भी लेट हो जाएंगे, वो और भी जो है वो अपनी जो माइलस्टोन्स हैं उनको अचीव करने में टाइम लेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल वो बैठने में हो सकता है जो 6 महीने में बच्चा नेक होल्डिंग और सिटिंग स्टार्ट कर देता है 6-7 मंथ्स में, हो सकता है वो 10 महीने में करे। मतलब वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उनका जो ब्रेन डैमेज है वो उनकी जो डेवलपमेंटल जो उसका डिले है वो भी कॉज करता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग भी प्रॉब्लम जो है वो करती है, उसमें भी उनको समझ बूझ की सलाहियतें उनकी मुतासर होती हैं, उनका बोलना, उनका खाना पीना, निगलना और साथ ही साथ उनको जो है वो चलने फिरने में भी उनकी जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो उस तरह से प्रॉपर नहीं होती, वो भी मुतासर होती हैं। जैसे कि देखा जाए कि वो बच्चे जो सीपी बच्चे हैं सेरिब्रल पाल्सी के साथ हैं, उनमें 2 से 3 तरह की इकसाम हैं। जैसे कि वो बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जिनके जिस्म में बहुत ज़्यादा लचक होती है, बहुत ढीला ढाला जिस्म होता है और वो इतनी मजबूती के साथ किसी चीज़ को ना पकड़ सकते हैं, ना वो उस उतनी मजबूती के साथ चल फिर सकते हैं, ना वो उस उतनी स्ट्रेंथ के साथ वो अपनी कोई भी मूवमेंट कर सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, गर्दन है तो यूँ लटक जाएगी। सो इस तरह की जो सिम्टम्स हैं वो उनमें देखने में आती हैं। इसी तरह एक और किस्म है जिसमें कि बच्चों के जिस्म में बहुत ज़्यादा अकड़ाव होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्पास्टिसिटी होती है, उनके जिस्म के जितने भी पट्टे हैं वो बहुत खिंचे हुए होते हैं, बहुत टाइट होते हैं, जैसे हाथों का यूँ होना और मुंह बोलते हुए भी ज़ुबान में अल्फाजों की अदायगी बहुत लेट होती है, बहुत देर से, और उनको बहुत ज़ोर लगा के वो बोलते हैं। इसी तरह कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें उनकी जो मोबिलिटी है या उनकी जो मूवमेंट्स हैं वो बहुत ही इम्बैलेंस्ड होती हैं, वो बैलेंस्ड नहीं होती हैं। सो उन बच्चों के साथ जो है ये प्रॉब्लम, इस तरह के जो मसाइल हैं ये सीपी बच्चों में देखने में आए हैं। जहाँ तक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट का काम है वो ये है कि स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट ऐसे बच्चों को मैनेजमेंट करती हैं, उनकी ये क्योरेबल नहीं है। एक दफ़ा जब दिमाग की जो एरियाज़ हैं जो डैमेज हो गए हैं, जो ब्रेन डैमेज हो गया है, वो दोबारा ठीक नहीं हो सकता।
सो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, फिजियोथेरापिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट वो क्या करते हैं कि वो रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करते हैं। आपके अंदर जो मौजूद सलाहियतें हैं जो बाकी बच गई हैं उन सलाहियतों पे काम करते हैं, उनको और पॉलिश करते हैं और उस बच्चे के अंदर मज़ीद जो है वो उसको इम्प्रूव कर देते हैं, उसकी बाकी स्किल्स को। और बहुत हद तक अगर टाइम पे आप स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट को, फिजियोथेरापिस्ट को या ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट को अगर आप विजिट कर लेते हैं, बच्चे का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, तो बहुत जल्दी ही जो चीज़ें हैं वो सामने भी आ जाती हैं और उन पे काम भी शुरू हो जाता है और उसके रिजल्ट्स भी बहुत जल्दी और अच्छे आ जाते हैं। डिपेंड करता है कि एक बच्चे का डैमेज जो है वो कितना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बच्चा जो है वो उसका प्रॉब्लम ये है कि उसके मुंह से राल टपक रही है और वो बच्चा 9 से 10 साल का हो गया है और अभी तक वो बोलता भी नहीं है, और अगर वो कुछ बोलता है तो वो चंद अल्फाज हैं जो कि समझ भी नहीं आते। सो कुछ ऐसी इम्प्रूवमेंट्स हैं जो वक्त के साथ साथ इन बच्चों में आ जाती हैं। पहले जो है वो ये कॉन्सेप्ट था कि इन डैमेजेस के बारे में, क्योंकि ये तो रिवर्सिबल नहीं है, वंस द ब्रेन इज डैमेज तो वो रिवर्स तो नहीं होता, ठीक है। तो अब पहले ये कॉन्सेप्ट किसी हद तक था, बहुत अरसा पहले तक, शायद अभी भी पाकिस्तान के कुछ इलाकों में जहाँ अवेयरनेस नहीं है वहाँ यही समझा जाता होगा कि ये बच्चे वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये बच्चे वक्त के साथ साथ ठीक तो हो जाएंगे मगर उतना ही होंगे जितना कुदरती तौर पे वो उस स्ट्रेंथ को अडॉप्ट कर लेंगे, या उनको शायद बहुत सारी और पॉसिबल जो उनको वेज हैं जो प्रोवाइड किए जाते हैं, या उनको शायद बहुत सारी और स्किल्स जो हैं जब उनके साथ किसी भी तरह से घर में ही अगर काम करके चाहते हुए या ना चाहते हुए अगर हम प्रोवाइड कर दी जाती हैं डायरेक्ट इनडायरेक्टली, तो वो शायद उसको इम्प्रूव कर जाते हैं। डेवलपमेंटल इम्प्रूवमेंट्स भी आती हैं, मगर कुछ एरियाज, फॉर एग्जांपल स्पीच की मूवमेंट्स, जैसे टंग की मूवमेंट्स है, सॉरी, सो उन चीज़ों में, या उसके मुंह से राल टपक रही है, या वो खाना खाते उसके मुंह से खाना गिर रहा है, फैल रहा है खाना मुंह में, और अगर वो खाना चबाता है जैसे, तो वो चबा नहीं पाता, वो सिर्फ मखसूस किस्म की खुराक लेता है जो कि जैसे दलिया की सूरत में हो गया, खीर हो गई, और उसके साथ साथ जैसे बनाना, मैश्ड पोटैटोज़, ये सब खुराक वो अगर लेता है तो उसका मतलब ये है कि वो चबा नहीं पा रहा। तो अगर भी बच्चा चबा नहीं पा रहा, उसके मुंह से राल टपक रही है, खाना खाते हुए उसके मुंह से पानी आ रहा है, या खाना गिर रहा है, या मुंह के अंदर ही जो है वो खाना इस तरह से फैल रहा है कि वो बाहर नज़र भी आ रहा है और बहुत वो मैसी भी लगता है, और अपना जो मुंह भी है उसको भी वो मुसलसल खुले हुए रखता है। साथ ही साथ जो है वो उसमें ये भी हो सकता है उसकी आवाज़ भी बहुत मुश्किल से ज़ोर से निकल रही हो, उसको बात करते हुए बहुत मुश्किल, बहुत ज़ोर लगाना पड़ रहा हो, और बहुत सारे अल्फाज बोलते हुए उसको तोतलापन का शिकार भी हो। यानी हो सकता है वो काफ वाले लफ्ज़ ना बोल सकता हो, गाफ वाले लफ्ज़ ना बोल सकता हो, रे डे वाले लफ्ज़ ना बोल सकता हो, ज वाले लफ्ज़ ना बोल सकता हो। सो डिपेंड करता है, हर बच्चे में डिफरेंट सिम्टम्स आते हैं। सो अगर आपके बच्चे में इस तरह से कोई भी सिम्टम्स हैं जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन किए, तो उसको ज़रूरत है स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी सर्विसेज की, जहाँ पर स्पीच थेरेपिस्ट उसको हेल्प करेगा कि उसको कैसे खाना है, उसके खाने निगलने के मसाइल को हल करेंगी, और साथ ही उसके मसल जो हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग पे काम करेंगी, उसके मूवमेंट्स पे काम करेंगी कि कितनी रेंज डेवलप हो सकती है टंग की, लिप्स की, उसके जॉ की, और साथ ही साथ जो है वो हेल्प करती हैं कि आप बच्चे को कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप उसमें जो लैंग्वेज की इम्प्रूवमेंट्स हैं उन पे काम किया जाए, उसकी अंडरस्टैंडिंग पे काम किया जाए, उसके बोलने के स्किल्स पे काम किया जाएगा। इसी तरह उसकी लफ्ज़ों की अदायगी पे कितना अच्छा और कितना साफ़ वो बोल सकता है उस पे काम किया जाएगा। और ये सारा जो काम है वो अगर बहुत जल्दी, बहुत अर्ली टाइम पे कर लिया जाए, क्योंकि ये ब्रेन डैमेज यूजुअली बर्थ के टाइम पे होता है, या फिर बाद में किसी बहुत तेज़ बुखार, किसी इन्फेक्शन या नमोनिया की वजह से भी हो सकता है कि ब्रेन को डैमेज हो गया, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे की चोट लग गई है, कुछ भी ऐसा। तो उसके बाद से जो है, जैसे ही आपकी मेडिकल ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाए,
आप फ़ौरन स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। बच्चा 5 महीने का है, 6 महीने का है, ताकि वो उसकी ओरल फीडिंग, ओरल मस्कुलेचर, उसकी स्ट्रेंथ पे काम करें, आपको बताएं, आपको गाइड करें कि किस तरह की आप एक्सरसाइजेज जो हैं वो घर में कर सकते हैं, जिनको हम ओरल मोटर एक्सरसाइजेज कहते हैं। मैं वो फ़िलहाल नहीं बता सकती क्योंकि वो हर बच्चे के लिए डिफरेंट होती हैं। अगर मैं यहाँ पर ओरल मोटर एक्सरसाइजेज बताऊँगी तो हो सकता है वो उस बच्चे के लिए नुकसानदेह साबित हो। तो हर बच्चे का जो प्रॉब्लम है उसके मुताबिक उसको जो है वो एक्सरसाइजेज रिकमेंड करती हैं स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। यहाँ पर मैं लास्ट में एक और बात ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके किसी जानने वाले या किसी दोस्त या आप ही के किसी जो है वो ग्रुप में, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए होते हैं डिफरेंट मदर्स के, जहाँ वो एक दूसरे से गाइडलाइन लेती हैं, अगर उनको कोई स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट ने कोई एक्सरसाइज रिकमेंड की है उनके बच्चे को, और वो कहती है कि मुझे ये बताया गया है, आप भी अपने बच्चे के साथ ये करिए, प्लीज़ ऐसा मत करिएगा। जब तक आप स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट को कंसल्ट ना कर लें तब तक कोई भी एक्सरसाइज जो है वो आप मत इम्प्लीमेंट करें अपने बच्चों के लिए, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसी एक्सरसाइज जो आपके बच्चे के लिए तो फ़ायदेमंद होने की बजाय नुकसानदेह हो जाए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, और ताकि आपको नेक्स्ट बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलें। और अपनी दोस्तों में, अपनी फैमिली में इसको ज़रूर शेयर कीजिए। एंड यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पे भी आप मुझे मेरी बहुत सारी लाइव वीडियोस और बहुत सारी डिफरेंट इन्फॉर्मेटिव पोस्ट जो हैं वो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी सर्विसेज के हवाले से देख सकते हैं। So keep sharing it and remember me in your prayers. Thank you very much once again. Allah Hafiz.